गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे आप हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और जीवन का जो आनंद है, खुशियां हैं, वो आप ले रहे होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। मौसम इस समय थोड़ा अच्छा चल रहा है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। और हमारा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त भी आने वाला है, आप उसकी तैयारी में लगे होंगे। वो भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है। आप 15 अगस्त मनाइए, राष्ट्रीय पर्व है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के लिए भी समय निकालिए और पढ़ाई भी करिए, उसमें आप हिस्सा लीजिए। ये हमारे गर्व की बात है कि हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, उसीलिए हम लोग ये पर्व मनाते हैं। तो आप लोग खुशियों से मनाइए। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेम करेक्ट द सेंटेंस, है ना। मतलब कोई एक वाक्य दिया होगा, इसमें जो शब्द होंगे ना, फ्रेम होंगे, वो अलग होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जिस प्रकार इंजीनियर कई पार्ट्स को जोड़कर एक कार बना देता है और कार दौड़ती है ना। कोई मशीन बना देता है, कोई जहाज बना देता है, कोई साइकिल बना देता है। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। जैसे आपके घर में पंखा होगा, यदि आप तार सही लगाते हैं तो पंखा आपको हवा देगा। गलती से कहीं क्या हो गया, गलत तार लग गए तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट भी हो सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार एक इंजीनियर कई पार्ट्स को जोड़कर एक कार बना सकता है, उसी प्रकार हम लोग भी कई शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं। पर वाक्य कब बनेगा, जब वो जो शब्द होंगे सही क्रम में लगे होंगे तो, वरना क्या हो जाएगा, आपका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। अगर आप रावण को ले आओ पहले, रावण किल्ड राम, तो अर्थ का अनर्थ हो गया। तो हमें यही समझना है कैसे हमें वाक्य को सही करना है। इसे हम लोग बोलते हैं फ्रेम करेक्ट द सेंटेंस। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका ज्ञान सभी को होना चाहिए, चाहे वो बच्चा फर्स्ट ईयर का हो चाहे इंटर का। क्योंकि जब हम ट्रांसलेट करते हैं, चाहे वो इंग्लिश से हिंदी हो चाहे हिंदी से इंग्लिश है, तो हमें इस नियमों का फॉलो करना पड़ता है और इसी अकॉर्डिंग हम लोग वाक्य हल करते हैं। जैसे यहाँ पर रखेंगे तो देखिए, हमें ध्यान रखना है, सबसे पहला करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है, क्या लाना आपको, जब भी आप वाक्य बनाएं तो सबसे पहले लाए सब्जेक्ट। वैसे आपको हम पढ़ा भी चुके हैं विस्तार से, जिन्होंने हमारे शॉर्ट वीडियो या पोस्ट या वीडियो ना देखे हो तो वो दे सकते हैं, उसमें सब रूल्स लिखे हुए हैं। यहां सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक नियम आना चाहिए, क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास आदमी को पूर्ण बनाता है। तो जिनको भी नियम ना पता हो तो वो हमारे चैनल पर जाकर शिव एजुकेशन फील्ड में जाकर आप लोग देख सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं, उन्हें नोट्स कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक भैया, उसमें आपके पोस्ट में भी पड़े हुए हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन मतलब शॉर्ट वीडियो में पड़े हुए हैं और लॉन्ग वीडियो में पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं। तो जब भी हम वाक्य हल करेंगे तो सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट। अब बात होती है, सब्जेक्ट माना होता है कर्ता। अब बात होती है सब्जेक्ट होता क्या, हमने को पढ़ाया था, वाक्य में जो काम को करे या जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे ही सी इट या कोई नाम, आई वी यू दे या कोई बहुवचन, या फिर आपका जीरंड भी सब्जेक्ट रूप में यूज किया जाता है। इन्फिनिटी का प्रयोग भी आपका कर्ता रूप में होता है। देयर भी कर्ता होता है आपका, इट भी कर्ता होता है। ये सभी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 2 क्या लाएंगे, सबसे पहले कर्ता, कर्ता मतलब जो काम को करे। नंबर 2 क्या हुआ, फिर क्या लाएंगे, फिर लाते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सहायक क्रिया। तो सबसे पहले आपका कर्ता आएगा जो काम को करे। आपको देखना है कर्ता कौन है,
फिर क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, सक्रिया। एक बार क्या आएगा, अगर सक्रिया ना हो तो भी मुख्य क्रिया लाएंगे। अगला क्या होगा आपका, मेन वर्ब। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा जो काम को करे, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर आपका मेन वर्ब आएगा। फिर क्या आता है, फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं कर्म। ठीक है, कर्म। अब कर्म होते हैं दो, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो क्या होता है, जो आपका होता है निर्जीव चीजें। निर्जीव। और एक आपका होता है, क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं सजीव। तो जब भी आप बात करेंगे तो आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो पहले आएगा, डायरेक्ट वाला बाद में आता है। ठीक है, हाँ, अगर हमें इनडायरेक्ट को पहले लाना है, मतलब बाद में लाना है, तो लगा देंगे टू। ठीक है, तो पहले कौन आएगा, सबसे पहले आपका आएगा इनडायरेक्ट और बाद में आता है डायरेक्ट, है ना। अगर हमें क्या करना है, इसका करना है उल्टा, तो लगा देंगे टू। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे ही गेव मी आ बुक, मतलब क्या हुआ, उसने मुझे एक किताब दी। तो उसमें जो मी है वो आपका क्या है, वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और जो आपका ये बुक है, ये क्या है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ही गेव मी अ बुक, ऐसा आपको बनना चाहिए। मान लो अगर हमें ऐसे नहीं मानना है, हमें उसको यार बाद में, तो क्या बनेगा, आपको बन जाएगा ही गेव अ बुक टू मी। ध्यान रखिए आप लोग, अगर कहीं पे टू लगा है तो आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना वो बाद में आएगा। अगर टू नहीं लिखा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, डायरेक्ट वाला बाद में आएगा। ठीक है, अगर ये माई टीचर टीचर्स हिम इंग्लिश, मतलब माई, मतलब मेरा जो अध्यापक है क्या करता है, उसे क्या करता है, इंग्लिश पढ़ाता है। तो इसमें आपका क्या है, ये जो हिम है वो क्या है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नहीं, हिम जो है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसको बनाइए उल्टा, क्या बनेगा, तो बनेगा माई टीचर टीचर्स इंग्लिश टू हिम। ओके, तो अगर जब भी कभी वाक्य में टू लिखा हो, क्या लिखा हो, टू, तो जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो बाद में आएगा, डायरेक्ट वाला पहले आएगा। अगर टू नहीं लिखा है, क्या लिखा है, टू अगर नहीं लिखा है तो इनडायरेक्ट वाला पहले ऑब्जेक्ट आएगा और डायरेक्ट वाला बाद में आएगा। ये मान लीजिए सजीव वाला पहले आएगा और निर्जीव वाला बाद में आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए अगला, तो सबसे पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट जो काम को करे या जिसके बारे में बताया जाए, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर क्या आएगा, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया होते हैं 5 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी वाला फॉर्म और यस और यस वाला फॉर्म। अगला क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होते हैं 2, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
जब भी हम वाक्य हल करते हैं तो नियम होता है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो सजीव होता है, वो लाते हैं पहले। जैसे ही का हिम, सी का हर, वी का अस, दे का देम, यू का यू, आई का मी। हो गया। लेकिन अगर वाक्य में टू लिखा है, क्या लिखा है, टू लिखा है, तो आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो बाद में आएगा, डायरेक्ट वाला पहले आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या आपका हुआ, तो सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे अकॉर्डिंग सेंटेंस, और फिर हम लाएंगे मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में भी क्या बचेगा, शेष जो अंग बचे, या अदर कह सकते हैं हम लोग, अदर मतलब शेष। और लास्ट में प्लस क्या आएगा, या तो फुल स्टॉप, या क्वेश्चन मार्क, या फिर विस्मय सूचक, जो भी लगाओ। अभी हमने को पढ़ाया था ना पंडित में, तो जैसा वाला को ऐसा लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरह बढ़ाएंगे, आप लोग डरेंगे नहीं, बिना डरे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट मतलब जो काम को करे, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टेंस। जैसे पहले होती है डू डज, फिर होती है इज एम आर, हैज और हैव, हैज बीन और हैव बीन, डिड वाज वर, हैड और हैड बीन, विल वाज शैल, विल बी शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, इस तरह कोई भी आ जाए तो वो सब होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। आपने को पढ़ाया था, हेल्पिंग वर्ब की दो होती है, एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है ना, और एक होती है ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। ठीक भाई, देखिए तुम लोग पढ़ते हैं, इसमें पहले और लिखा है द टाल मैन इज प्लेयर गुड और रियली। तो पहले क्या आएगा, पहले लाओ करता करता क्या हुआ, और किसके बात हो रही है, टाल मैन की, तो बनेगा आपका द टाल मैन। अब लाओ हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, द टाल मैन इज रियली a गुड प्लेयर। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो लंबा आदमी है वास्तव में क्या है, अच्छा खिलाड़ी है। द टॉल मैन इज रियली अ गुड मैन। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या है, जिसके बारे में बताया गया, किसका बताया गया, टॉल मैन के बारे में। फिर क्या है तो है, फिर वास्तव में तो रियली अ गुड प्लेयर, क्या है, एक अच्छा खिलाड़ी है। अगला क्या है, फिर लिखा सीता प्ले विथ नॉट हर डज डॉल्स। तो सबसे पहले करता लो कथा कौन हुआ, सीता, फिर बोलो सीता बोला गया। अब बोलो सक्रिया बोलो क्या हुई, डज। तो सीता डज नॉट, अब लिखा नॉट लिखा जी, सीता डज नॉट, हो गया। अब लिखा खेलती है तो प्ले, तो सबसे पहले करता आया, फिर सक्रिया, नाट लगा, नाट भी आ गया, फिर मुक्त भी आई, तो वो क्या खेलती है, तो सीता डज नॉट प्ले, फिर क्या होगा, विथ हर डॉल्स। विथ आपका प्रीपोजिशन है, हर माने अपने, डॉल्स माने गुड़ियों के साथ, मतलब हिंदी हो जाएगी सीता अपनी गुड़ियों के साथ नहीं खेलती है, सीता अपनी गुड़ियों के साथ नहीं खेलती है। अगर क्या लिखा है 3 नंबर, वी इल्डर रिस्पेक्टफुल टू बी। सबसे पहले करता लाओ, करता क्या हुआ, वी माने हमें, और फिर लाओ साइकिल क्या है, शुड। तो वी शुड का प्रयोग होता है जहां पे लिखा हो चाहिए। शुड के 3 रूप होते हैं, शुड, मस्ट और आउट टू। शुड जहां पे केवल चाहिए लिखा हो, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, तुम्हें हंसना चाहिए, यू शुड लॉफ। मस्ट का होता है जहां पे अवश्य चाहिए लिखा हो, मतलब अवश्य भी लिखा हो, चाहिए भी लिखा हो।
जैसे यू मस्ट डू दिस वर्क, तुम्हें ये कार्य अवश्य करना चाहिए। यू मस्ट हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। आउट को प्रूव होता है जहां पे चाहिए भी लिखा हो, कर्तव्य भी लिखा हो, कर्तव्य भाव अगर हो। जैसे वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। ठीक भैया, अलग पढ़ते हम लोग। तो वी शुड, अब मुख्य क्रिया क्या है? वी माने होना, वी शुड बी। अब बोलो क्या है होना? रिस्पेक्टफुल, सम्मानपूर्ण। किसके लिए? टू एल्डर्स, बड़ों के लिए। मतलब तो वी शुड बी रिस्पेक्टफुल, मतलब हमें अपने बड़ों के लिए सम्मानपूर्ण होना चाहिए। कहने मतलब ये हुआ हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, है ना? ठीक है, आगे अलग क्या लिखा है? नेक्स्ट फॉर्मल क्या लिखा है? द सर्वेंट लॉक्ड रूम द इनसाइड फ्रॉम। ध्यान दिए, अब यहाँ पे कोई भी सक्रिया नहीं दी है, तो सबसे पहले कर्ता लाएंगे, फिर लाएंगे मुख्य क्रिया। क्या करता हुआ? सर्वेंट। तो द सर्वेंट माने नौकर ने अपना काम कर दिया, लॉक कर दिया, बंद कर दिया। तो द सर्वेंट लॉक्ड क्या? द रूम, कमरे को। द सर्वेंट लॉक्ड द रूम, कहां से? फ्रॉम, फ्रॉम माने से, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से। और कहने मतलब ये हुआ नौकर ने कमरे को अंदर से लॉक कर दिया या बंद कर दिया। अगला क्या है? सी फाउंड हर स्लीप चाइल्ड, क्या बनेगा? सी माने उसने, इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं थी, तो सबसे पहले क्या है? मुख्य आ जाएगा। तो सी फाउंड माने उसने पाया, क्या पाया? हर, अपने, चाइल्ड माने बच्चे को, कैसा पाया? सोता हुआ, asleep। सी फाउंड हर चाइल्ड asleep, मतलब उसने अपने बच्चे को सोता हुआ पाया। अगला क्या है? यू फॉल्स फॉर मी फॉरगिव शुड माई, तो यू माने तुम्हें, फिर आ जाएगा शुड, यू शुड फॉरगिव मी, यू शुड फॉरगिव, तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए। यू शुड फॉरगिव, यू शुड फॉरगिव मी, काहे लिए? फॉर माई फॉल्ट्स, मतलब तुम्हें हमारी गलतियों के लिए क्षमा कर देना चाहिए। यू शुड, शुड ना चाहिए में आ गया, तो यू शुड फॉरगिव मी फॉर माई फॉल्ट, जो मैंने गलतियां की हैं या जो मुझसे गलतियां हुई हैं उसके लिए तुम्हें, हमें क्षमा कर देना चाहिए। तो यू शुड, है ना? यू शुड फॉरगिव मी फॉर माई फॉल्ट्स। अगला क्या है? सी हॉनेस्टली डज वर्क विथ, तो देखिए यहाँ पे जो डज है वो क्या है? ये आपका मुख्य क्रिया है, तो बन जाएगा सी। सी माने वह, और डू माने होता है करना, लगा दिया ईएस, तो सी डज हर वर्क। ठीक है, यहाँ पे ये जो डज है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपका मेन वर्ब है। सी माने वह, डज माने करती, क्या करती? हर वर्क करती, हॉनेस्टली, ईमानदारी से। मतलब क्या? मतलब वो ये हुआ कि वह अपना काम ईमानदारी से करती है, वह अपना काम
ईमानदारी से करती है। अगला क्या है? द पेन सॉल्ड द माइटर इज देन। क्या होगा? द पेन, यह की कहावत भी है और इंपॉर्टेंट वाक्य भी है। द पेन इज माइटर। तो माइट माने होता है शक्तिशाली, माइटर माने क्या होता है? अधिक शक्तिशाली, है ना भैया। आपको हमने बताया था डिग्री, डिग्री होती है 3, पॉजिटिव डिग्री, कंप्लीट डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे टाल, टालर, टालेस्ट, माइट, माइटर, माइटेस्ट। माइट माने शक्तिशाली और माइटर माने उससे अधिक शक्तिशाली और माइटेस्ट माने सबसे अधिक शक्तिशाली। तो माइट, माइटर, माइटेस्ट। तो यहां पे क्या हुआ? द पेन इज माइटर, माने जो पेन होता है, कलम होता है, वो अधिक शक्तिशाली किससे? देन द स्वॉर्ड, अरे तलवार। माने जो पेन होता है वो या कलम जो होता है वो तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि तलवार क्या करता है? किसी को काटता है, पर पेन किसी का भविष्य बदल सकता है। अगला क्या है? द ट्रेन इवनिंग द इन एट 5 लीव विल। तो क्या है? सबसे पहले क्या है? करता लाओ, द ट्रेन फिर ट्रेन क्या होगी बताइए? फिर सेकंड क्या होगी आपकी? विल। तो द ट्रेन विल। अब मुक्रिया का काम क्या हो रहा है? लीव, मतलब छूटेगी। द ट्रेन विल लीव एट 5, मतलब 5 बजे। कब पे? इन द इवनिंग, शाम को, इन द इवनिंग, इवनिंग। मतलब क्या हुआ? द ट्रेन विल लीव एट 5 इन द, मतलब जो ट्रेन आपकी है वो शाम को 5 बजे छूटेगी, है ना भैया। अगला क्या है? द मेड मैन, मतलब पागल आदमी, थ्रू, थ्रू माने फेंका, स्टोन मी एट, तो क्या बनेगा? बनेगा द मैड मैन थ्रू, थ्रू आ स्टोन एट मी। मतलब एक पागल आदमी ने मेरे ऊपर स्टोन माने पत्थर फेंका। अरे, ए मैड मैन थ्रू ए स्टोन एट मी, एक पागल आदमी ने मेरे ऊपर एक पत्थर फेंका। अलग क्या लोग? 11 नंबर क्या है? मिस्टर वर्मा ग्रामर टीचर्स स्टूडेंट। यहाँ पे अब तो यहाँ पे 2 आ गया। क्या आ गया भैया? कर्म है 2, एक कर्म है अस, एक कर्म है ग्रामर। तो अब क्या होना चाहिए? आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो क्या होगा? अस आपका बाद में जाएगा, तो बन जाएगा क्या? मिस्टर वर्मा टीचर्स ग्रामर टू अस। अगर यहाँ पे 2 ना लिखा होता तो क्या बनता? तो बनता आपका मिस्टर वर्मा टीचर्स अस ग्रामर। आपको हमने बताया था कर्म होते हैं 2, एक होता है डायरेक्ट कर्म मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो सजीव होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमेशा वाक्य मतलब मुख्य क्रिया के बाद आते हैं वो, और डायरेक्ट वाले बाद में आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वाक्य में 2 लिखा है तो जो सजीव वाले होंगे वो बाद में आएंगे और निर्जीव वाले पहले आएंगे। तो जब यहाँ पे 2 लिखा है तो वो क्या बनेगा? तो बन जाएगा आपका मिस्टर वर्मा, मिस्टर वर्मा टीचर्स ग्रामर GRAMMAR,
अस, ग्रामर टू अस। ध्यान रखिए, आप लोग मीनिंग का भी ध्यान रखिए, क्योंकि पेपर में मीनिंग भी आएगी, या तो फिल द स्पेलिंग या तो भी करेक्ट द स्पेलिंग। मतलब 3 शब्द दिए होंगे, उसमें सही मीनिंग ढूंढनी होगी आपको। या कभी कभी क्या होता है, 3 मीनिंग सही दे देंगे, एक गलत होगी, तो गलत को ढूंढनी होती है। कभी कभी क्या होता है, 3 मीनिंग गलत होंगी, एक सही होगी मीनिंग, वो ढूंढनी होगी। जैसे ग्रामर की स्पेलिंग होती है, यही होती है ग्रामर, GRAMMAR। लेकिन वो क्या करेंगे, का वो लिख दे GRAMMER लिख दे, रॉन्ग। ओ लिख दे तो रॉन्ग। जैसे कॉलेज स्पेलिंग आती है COLLEG, तो आपको स्पेलिंग रखना है और बिल्कुल शुद्ध रखना है। अगर आपको अंग्रेजी में अच्छे नंबर चाहिए तो आपको स्पेलिंग बिल्कुल याद हो चाहिए। तो इसके बाद हम लोग स्पेलिंग भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेगा, तो मिस्टर वर्मा टीचर्स ग्रामर टू अस। अगर यहाँ पे टू ना लिखा होता है ना, तो क्या तो बनता आपका मिस्टर वर्मा टीचर्स अस ग्रामर। मतलब मिस्टर वर्मा जो है वे हमें ग्रामर पढ़ाते हैं। अगला तो क्या है, 12 नंबर देखिए, क्या है, द कॉलेज द फॉर 3 प्रिंसिपल हैज डेज बीन क्लोज। ध्यान दिए, यहाँ पे तो बाई लिखा है ना, और यहाँ पे कॉलेज दिया है पहले, ठीक है। मतलब ये बात पैसिव वाइज में बनेगा। जब कभी भी कर्म, जब कभी भी निर्जु शब्द पहला दिया हो तो वो मोस्टली वर्ब पैसिव वाइज बनता है। तो क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा द कॉलेज और फिर क्या हो जाएगा द कॉलेज। अब आगे सक्रिय लाओ, क्या सक्रिय बताओ भैया, हैज बीन, दोनों आएगी, द कॉलेज हैज बीन। फिर मुक्रिया क्या है, क्लोज्ड। द कॉलेज हैज बीन, कॉलेज भी होती है COLLEG होती है, AGE नहीं होती है। द कॉलेज हैज बीन क्लोज्ड, क्लोज्ड फॉर कितने दिन के लिए, फॉर 3 डेज। अब क्या हो जाएगा, अब बचा गया बाई प्रिंसिपल। मतलब क्या हुआ, जो कॉलेज है वो प्रिंसिपल के द्वारा 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। मतलब जो आपका कॉलेज है वो प्रिंसिपल के द्वारा या प्रधानाचार्य के द्वारा 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। ये बात पैसिव वॉइस है। पैसिव में क्या होता है, ये बात प्रेजेंट परफेक्ट में था, लेकिन बड़ा क्या है बता, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन में। ठीक है, देखते हैं हम लोग इसकी हिंदी समझ लेते हैं पहले, फिर हम आगे पढ़ते हैं। क्या हिंदी है, द टाल मैन इज रियली अ गुड प्लेयर। क्योंकि हम लोग आपको ट्रांसलेट भी पढ़ा रहे हैं, है ना, क्योंकि ये तो गलत बने हुए हैं, ये आपका सही सेंटेंस बना हुआ, इससे अर्थ निकालिए आप लोग। द टाल मैन इज रियली अ गुड प्लेयर, मतलब जो लंबा आदमी है वास्तव में क्या है, एक अच्छा खिलाड़ी है। सीता डज नॉट प्ले विथ हर डॉल्स, सीता जो है वह अपने गुड़ियों से नहीं खेलती है, गुड़ियों डॉल्स। वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों के लिए सम्मानपूर्ण रहना चाहिए, या ऐसा मान लीजिए कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। द सर्वेंट लॉक्ड द रूम फ्रॉम इनसाइड, मतलब नौकर ने अंदर से कमरा लॉक कर दिया या बंद कर दिया। ही फाउंड हर चाइल्ड अस्लीप, उसने अपने बच्चे को सोते हुए पाया। यू शुड फॉरगिव मी फॉर माई फॉल्ट, तुम मुझे मेरी गलतियों के लिए या तुम्हें मेरी गलतियों के लिए क्षमा कर देना चाहिए। सी डज हर वर्क ऑनेस्टली, वह अपना काम ईमानदारी से करती है।
द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, मतलब जो आपका कलम है ना वो पिन से ज्यादा शक्तिशाली या पावरफुल होता है। द ट्रेन विल लीव एट 5 in the morning, मतलब जो गाड़ी है या ट्रेन जो है वो शाम को 5 बजे छूटेगी। द मैड मैन थ्रू ए स्टोन एट मी, मतलब पागल आदमी ने मेरे ऊपर एक पत्थर फेंका। मिस्टर वर्मा टीचेस ग्रामर टू अस, मतलब मिस्टर वर्मा जो है वो हमें अंग्रेजी पढ़ाते, सॉरी ग्रामर पढ़ाते हैं। द कॉलेज हैड बीन क्लोज्ड फॉर 3 days बाय प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल के द्वारा कॉलेज 3 दिन क्या गया बंद किया गया है। कॉलेज प्रिंसिपल के द्वारा 3 दिन के लिए बंद किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो ये 30 नंबर क्या है, लिखा है द टीचर इज बिहेवियर गॉड एट मी, तो वो क्या बनेगा, तो द टीचर गॉड एंग्री, गॉड एंग्री वाला क्रोधित होना, एट हिज बिहेवियर, एट हिज बिहेवियर, मतलब क्या हुआ, मतलब जो अध्यापक है वो उसके व्यवहार से क्रोधित हो गया या नाराज हो गया। नंबर क्या है, तो सबसे पहले कर्ता आया, इसमें सक्रिया नहीं उसमें मुक्त क्रिया आ गई गॉड एंग्री, इस पर एट हिज बिहेवियर उसके व्यवहार से। पूरे में लिखा है द डॉक्टर रेस्ट टू टेक एडवाइस हिम, सबसे पहले कर्ता लाओ और वह डॉक्टर, द डॉक्टर, फिर क्या होगा हैज, हैज लिखा नहीं, द डॉक्टर मुक्रिया क्या हुई एडवाइज्ड, द डॉक्टर एडवाइज हिम, और डॉक्टर ने उसे सलाह दी, क्या सलाह दी, टू टेक रेस्ट, आराम करो, कभी आराम करो भैया, बदला ही लिखा है द डॉक्टर एडवाइज हिम टू टेक रेस्ट, बस नहीं लिखा है टू टेक रेस्ट, मतलब क्या हिंदी क्या हुई ऐसे देखता हूं, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू टेक, मतलब डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी। 50 नंबर क्या है, दे डिसाइडेड, मतलब उन्होंने निर्णय किया बाय ट्रेन टू लिव इन द इवनिंग, क्या हो, तो बनना है दे डिसाइडेड, दे डिसाइडेड, डिसाइड करने लग गया, डिसाइडेड का लिए टू लीव छोड़ने का, बाई ट्रेन गाड़ी से, कब, इन द इवनिंग शाम को। दे डिसाइडेड टू लीव बाई ट्रेन इन, मतलब उन्होंने शाम को ट्रेन द्वारा जाने का निर्णय किया या छोड़ने का निर्णय किया। ए टाइगर ही किल्ड एन एक्स बी, तो क्या पहले करता लाओ, तो ही माने उसने किसको मारा, ही किल्ड, किसको, ही किल्ड अ टाइगर, एक चीते को, विथ एन एक्स, पर मारा है ना, क्या बनेगा, ही किल्ड अ टाइगर विथ एन एक्स, ठीक है, मतलब अरे जब भी कोई कार्य किसी यंत्र के द्वारा किया जाता है तो वहां लगाते हैं विथ,
जब कोई कार्य किसी आदमी द्वारा होता है तो आता है बाई। तो ही कील्ड अ टाइगर विथ एन एक्स। एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, मतलब उसने कुल्हाड़ी से एक चीते को मारा या एक बाघ को मारा। 70 नंबर की क्या है? हार्ड वर्क लिखा है, हार्ड वर्किंग वेरी द बॉय। तो क्या नया तो बनना है आपका हार्ड वर्किंग वेरी द बॉय। यहाँ पे आर हो जाएगा, आर नहीं लिखा इसमें, आर होना चाहिए और तो बनना है द बॉयज आर वर्किंग। सबसे पहले करता है क्रिया के मुख्य। द बॉयज आर वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत कठिन। द बॉयज आर वर्किंग वेरी हार्ड, और कहां पे? इन क्लास। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ लड़के जो है वो कक्षा में बहुत कठिन कार्य कर रहे हैं। मतलब क्या है? ही ब्रदर इज नाइदर नॉर। इसमें तो नाइदर आना है, तो क्या है? सबसे पहले क्या आएगा? नाइदर ही नॉर, है ना? ना तो ना का प्रयोग में है, तो नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर। नाइदर ही मतलब ना तो वह, नॉर हिज ब्रदर ना उसका भाई। क्या हुआ? ये हुआ करता पूरा। ना तो ना मतलब ना तो उसने, ना तो उसके भाई ने। एक होता है आइदर आर, या तो या। अब देखिए जहां पे नाइदर नार लिखा हो वहां जो साइक्रिया आएगी वो आएगी बाद वाले कथन अनुसार। कौन करता होगा? मतलब हिज ब्रदर। आगे लिखा है, फिर आप लिखा है कुड पास या कुड, फिर कुड। तो नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर कुड पास। पास कहां पे? है ना? तो द एग्जामिनेशन लिखा ना, तो ही ब्रदर हिज नाइदर नॉर ना, यहाँ पे होना चाहिए इन होना चाहिए, तो इन लिख लीजिए आगे इन। तो नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर कुड पास इन द एग्जामिनेशन। ठीक है? क्या मतलब क्या हुआ? मतलब ना तो वह ना उसका भाई परीक्षा में पास हो सके, मतलब पास नहीं हो सके। ना तो वह ना तो उसका भाई, है ना? अगला क्या है? आ मैन लिव्ड रिच देयर इन माई विलेज। तो बढ़ेगा, अब इसमें तो देयर पहले लिखा है ना, सबसे पहले देर आ रही है। देर भी करता होता आपका। देर प्रो क्या होता है? हमने को पढ़ाया था यूज ऑफ देयर, कि जहां पे कोई कर्ता ना दिया हो और किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए वहां कर्ता रूप में दे लिखते हैं। ठीक है? तो वो क्या बनेगा? देखिए बनेगा क्या? देयर लिव्ड, कौन सा? देयर लिव्ड आ रिच मैन। देयर लिव्ड आ रिच मैन कहां पे? इन माई विलेज। मतलब मेरे गांव में एक अमीर आदमी रहता था। देयर लिव्ड अ रिच मैन इन माई विलेज। ठीक है? देयर प्रो कर्ता रूप में होता है। देयर हो गए, इट हो गए,
जीरेंड हो गए मतलब मेन वर्ब प्लस आईएनजी, इन्फिनेटिव हो गए टू प्लस मेन वर्ब, इन सब का प्रयोग करते रूप में करते हैं जब कर्ता ना दिया हो तब। तो देयर लिव्ड अ रिच मैन इन माई विलेज, मतलब मेरे गांव में एक अमीर आदमी रहता था। अगला क्या है, ही नाउ टायर्ड टू वॉक टू इज, लिखा है तो बना एक बार, ही इज टू टायर्ड टू वर्क नाउ। अब देखिए यहां पे ये जो टू है ये एडवर्ब टू है, कौन सा टू है, ये एडवर्ब टू है। और ये कौन सा टू है, इसे बोलते हैं हम लोग एडजेक्टिव टू। ठीक है, समझे, इसकी हिंदी क्या हुई, ही इज टू टायर्ड, मतलब वह इतना थका है टू वर्क नाउ, कि अब वह काम नहीं कर सकता। इसकी हिंदी होगी, ये सिंपल सेंटेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है फर्स्ट ईयर के वालों के लिए भी, इंटर के वालों के लिए भी, और ये फ्रेम करेक्ट वालों के लिए भी। तो ही इज टू टायर्ड मतलब वो इतना थका है टू वर्क हार्ड मतलब वर्क नाउ, कि वह अब काम नहीं कर सकता है। ये आपका सिंपल सेंटेंस है। अगर इसका बनाना हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा आपका, ये तो फ्रेम करेक्ट हो गया, मतलब वह इतना थका हुआ है कि वह अब काम नहीं कर सकता है। क्या इसका बनेगा, तो इसका बन जाएगा इसका वाक्य, ही इज सो टायर्ड, एक कमरे से बनना है, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क नाउ। ये बन गया कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है भैया, जब अभी हम लोग को पढ़ाएंगे फर्स्ट सेंटेंस वालों को सिंपल सेंटेंस से कंप्लेक्स सेंटेंस बनाना, ठीक है, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया डेड। तो ही, इसकी भी हिंदी यही है, इसकी भी हिंदी यही, सेम हिंदी है। तो जब भी आप कभी एडवर्ब टू और एडजेक्टिव टू दोनों दिए हों तो सबसे पहले कर्ता लाओ, फिर सहायक क्रिया लाओ, और फिर एडवर्ब टू लाओ, और फिर मुख्य क्रिया लाओ, और फिर एडजेक्टिव टू, फिर कर्म, और फिर जो अन्य बचे वो। ठीक है ना, सबसे पहले कर्ता लाओ, फिर सहायक क्रिया लाओ, फिर एडवर्ब टू लाओ, इसके बाद मुख्य क्रिया, इसके बाद एडजेक्टिव टू, तब वर्क, तब नाउन। यहाँ पे ये जो टू है ना, ये एडजेक्टिव टू है, और ये क्या है, एडवर्ब टू। टू माने भी होता है, और टू आपका प्रीपोजिशन भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो टू यूज हुए हैं ये एडवर्ब टू है रखना, और ये क्या है, ये एडवर्ब टू और ये एडजेक्टिव टू है। ठीक है भैया, गलती मत करना। तो ये आपको हमने पढ़ाया, इसका अर्थ समझ लीजिए एक बार, फिर से हम लोग पढ़ाते हैं अर्थ। कल इनको और हम प्रैक्टिस करवा देंगे आपको, डरिए नहीं, पढ़ते रहिए। तो देखिए एक बार, तो द टीचर गॉट एंग्री इट बिहेवियर, मतलब क्या हुआ, अध्यापक जो है उसके व्यवहार से क्या हो गया भैया, नाराज हो गया। द डॉक्टर एडवाइज हिम टू टेक रेस्ट, डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी। दे डिसाइड टू लीव बाय ट्रेन इन, मतलब उन्होंने शाम को गाड़ी से जाने का निश्चय किया। ही किल्ड अ टाइगर विथ एन एक्स, उसने कुल्हाड़ी से एक बाघ को, एक चीते को मारा। द बॉयज आर वर्किंग वेरी हार्ड इन द क्लास, मतलब बच्चे जो है कक्षा में कठिन कार्य कर रहे हैं। नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर, ना तो वह ना उसका भाई कुड पास इन द एग्जामिनेशन, और ना तो वह ना उसका भाई परीक्षा में पास हो सका। देयर लिव्ड अ रिच मैन इन माई विलेज, मतलब मेरे गांव में एक धनी आदमी रहता था सॉरी। ही इज टू टायर्ड, मतलब वो इतना थका हुआ है टू वर्क नाउ, कि अब वह काम नहीं कर सकता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कर्ता लाएंगे, फिर सहायक क्रिया, फिर एडवर्ब टू टी डबल ओ वाला, और फिर टायर्ड मुख्य क्रिया,
फिर एडजेक्टिव टू टीओ, और फिर वर्ब, फिर नाउन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हमारा टॉपिक क्या था? फ्रेम करेक्ट द सेंटेंस, माने दिए हुए शब्दों को सही क्रम में कर कर वाक्य बनाना। क्या करेंगे? सबसे पहले कर्ता लाएंगे। कर्ता मतलब जो काम को करे या वाक्य में जिसके बारे में बताया जाए। फिर लाएंगे सक्रिया, जिसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टेंस। फिर लाएंगे मुख्य क्रिया, है ना। फिर लाएंगे कर्म। कर्म आपके होते हैं दो, एक डायरेक्ट कर्म और एक इनडायरेक्ट कर्म। और फिर लास्ट में अन्य चीजें जो भी हो, और लास्ट में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या आपका विस्मय सूचक चिन्ह। तो आज के लिए इतना ही। ईश्वर से प्रार्थना आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जीवन का जो आनंद है, मजा है, कहते हैं जीना तो पड़ेगा ही, तो चाहे हंस के जियो चाहे रो के जियो। तो क्यों ना हम लोग हंस के जिए और हंसते हुए मस्ती करते हुए पढ़ें, है ना। ये मस्त पढ़ाई तो एक मस्ती है, जिसे हमें पीना है, आनंद से पीना है। तो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।